नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी कहानी है कपटी भाई। किसी गांव में एक औरत अपने दो बेटों के साथ रहती थी। उस औरत के पति की मृत्यु हो चुकी थी। एक दिन वह औरत अपने बड़े बेटे से बोली, बेटा, कितने दिनों से कह रही हूँ, मेरा चश्मा टूट गया है। अरे, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं दिन भर फालतू बैठा रहता हूँ। फिर वह औरत कहती है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा बेटा, तुम तो जानते हो कि बगैर चश्मे का मेरे को बिल्कुल कम दिखाई देता है। तो उसका बड़ा बेटा कहता है, हाँ हाँ जानता हूँ, पर घर में सिर्फ मैं ही एक नहीं हूँ, आपका छोटा बेटा भी तो रहता है, आप उसे क्यों नहीं कहती हो। फिर वह औरत कहती है, कृष्णा के पास पैसे नहीं रहते बेटा। तो बड़ा बेटा कहता है, तो फिर आप उसे कोई काम धंधा करने को क्यों नहीं कहती, मैं तो उससे कह कहकर थक चुका हूँ। फिर वह औरत कहती है, बेटा, वह तुम्हारा छोटा भाई है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह कोई काम धंधा कर सके। मत भूलो, तुम्हारे स्वर्गवासी पिता ने अपना सारा कारोबार तुम्हें ही सौंपा था। अपनी माँ की बात सुनकर उनका बड़ा बेटा क्रोधित होते हुए बोला, वह इसलिए कि मैं उनका कारोबार संभाल सकता था और उन्होंने मुझे कारोबार सौंपकर कोई एहसान नहीं किया। कारोबार चलाने में कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, आपको कुछ पता भी है माँ। इतना बोलकर वह वहाँ से चला गया और वह औरत अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठकर आंसू बहाने लगी कि तभी बड़े बेटे की पत्नी वहाँ पर आकर बोली, माँ जी, आपकी आंखों से जरा जरा सी बातों पर आंसू निकल आते हैं। तो वह औरत कहती है, बहू, तुम तो जानती हो कि मुझे बगैर चश्मे के बहुत कम दिखता है। मैं काफ़ी दिनों से अपने बेटे से चश्मा लाने को बोल रही हूँ। तो बहू कहती है, चश्मा मुफ्त का नहीं आता माँ जी, पैसों का आता है। आपका छोटा बेटा भी तो है, आप उससे अपनी ज़रूरत का सामान क्यों नहीं मंगाती। तब उस औरत ने अपनी बहू की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन वह औरत की पोती हाथों में चश्मा लाकर अपनी दादी से बोली, लीजिए दादी आपका चश्मा। फिर वह औरत चश्मा लेते हुए कहती है, यह तो नया चश्मा है। तो उसकी पोती कहती है, हाँ दादी, यह नया चश्मा है, आप काफ़ी दिनों से पिताजी से नया चश्मा लाने को बोल रही थी ना। फिर वह औरत कहती है, समझ गई बेटी, ज़रूर रात में मेरा बेटा मेरे लिए खरीद कर लाया होगा। उस औरत ने इतना कहा ही था कि तभी बड़ा बेटा गुस्से से आग बबूला होता हुआ अपनी बेटी से बोला कि तुमने मेरी जेब से पैसे निकाले हैं, तुम चोरी भी करने लगी। तो उनकी बेटी कहती है, पिताजी, मैंने दादी का चश्मा लाने के लिए कुछ पैसे निकाले थे, मैं आपको बताने ही वाली थी। उसकी बेटी ने इतना कहा ही था, तभी बहू ने आकर एक थप्पड़ अपनी बेटी के गाल पर मार दिया और बोली, उसे चोरी कहते हैं। तब उसका बेटा अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब मैं चश्मा खरीद कर नहीं लाया तो आप अपनी पोती से पैसे चोरी करवाने लगी। बेटे ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ उनका छोटा बेटा आ गया और गुस्से से बोला, भैया, आपको माँ से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। फिर बड़ा बेटा कहता है, हाँ हाँ पता है, सारे हक तो माँ ने तुम्हें ही दे रखे हैं ना, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। फिर छोटा भाई कहता है, ऐसा नहीं है भैया, मैं कोई काम नहीं करना चाहता। कब से मैं काम करने के लिए आपसे भिखारी की तरह पैसे मांग रहा हूँ और आप हर बार मुझे टाल देते हैं। मुझे तो आपकी नीयत पर शक होने लगा है। फिर बड़ा बेटा कहता है, पैसे तो मेहनत से कमाए जाते हैं, अनपढ़ कहीं के। फिर छोटा भाई बोला, जानता हूँ भैया कि पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं, पर शायद आप नहीं जानते कि आप जिन पैसों पर इतना इतरा रहे हैं वो पैसे मेरे पिताजी की ही मेहनत के कमाए हुए हैं, जिसमें मेरा भी बराबर का हिस्सा है। तभी वह औरत अपने छोटे बेटे से बोली, चुप रहो, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि अपने बड़े भाई से बदतमीजी से बात करो। तब छोटा बेटा कहता है, नहीं माँ, मैं भैया से कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, बल्कि मैं अपने अधिकारों की बात कर रहा हूँ और हर दिन मैं आपका अपमान होते हुए नहीं देख सकता। इतना बोलकर छोटा बेटा क्रोधित होकर बाहर चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने पिता को याद करके आंसू बहाने लगा। तभी गांव का मुखिया उसके पास आकर बोला, क्या बात है बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू। फिर वह बोला, अब मैं आपको क्या बताऊं मुखिया जी, मैं अपने घर पर अपनी माँ का रोज़ अपमान होते हुए देखता हूँ और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता,
क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर मुखिया जी कहते हैं, बेटा मेरी आंखों से तुम्हारे घर के हालात छुपे नहीं हैं। बेटा मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, लेकिन दूसरे के घर पर बोलने का आखिर मेरा क्या अधिकार है। फिर छोटा बेटा कहता है, आप गांव के मुखिया हैं, आपको मेरे घर का फैसला करना ही होगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिताजी ने मरने से पहले सारा कारोबार बड़े भैया को सौंपा था और मैं बड़े भैया से पैसे मांग मांग कर थक चुका हूँ। तो मुखिया जी कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ बेटा, उसकी एक वजह यह भी थी कि शायद तुम अनपढ़ थे, लेकिन तुम चिंता मत करो, आज शाम में तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे भाई से इस बारे में ज़रूर बात करूँगा। उसे बोलूँगा कि तुम्हें कारोबार करने के लिए कुछ पैसे दे दे। शाम को मुखिया जी उनके घर पहुँच गए। मुखिया को देखकर उनका बड़ा बेटा चौंकते हुए बोला, आप यहाँ कैसे मुखिया जी? फिर मुखिया जी कहते हैं, बेटा तुम्हारी शिकायत तुम्हारे छोटे भाई ने मुझसे की है। तो बड़ा भाई कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? तभी वहाँ छोटा भाई आ जाता है और बोलता है, यही कि आप मुझे कारोबार करने के लिए पैसे कब देंगे। अपने छोटे भाई की बात सुनकर बड़ा भाई मुस्कुराता हुआ बोला, कौन से पैसे, कैसे पैसे? तो मुखिया जी कहते हैं, बेटा पिता की संपत्ति में दोनों भाइयों का बराबर का हिस्सा होता है। फिर बड़ा बेटा कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है। इतना बोलकर बड़ा भाई अलमारी से कुछ कागज निकालकर मुखिया जी को दिखाते हुए बोला कि देखो ये तो अनपढ़ है, मुखिया जी आप तो पढ़े लिखे हैं, आप देख लीजिए, इस कागज पर मेरे छोटे भाई का अंगूठा है। इस कागज के अनुसार इसने अपने हिस्से की भी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। फिर छोटा भाई क्रोधित होते हुए बोला, तो इसका मतलब यह है कि कुछ दिनों पहले आपने जो मुझसे सादे कागज पर जो अंगूठा लगवाया था वो धोखे की नीयत से लगवाया था। फिर बड़ा भाई कहता है, अरे जिसे तुम धोखा कहते हो उसे चालाकी ही कहते हैं। मुखिया छोटे बेटे की ओर देखकर बोला, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, तुमने अंगूठा लगाकर अपने हाथ स्वयं काट लिए बेटा। इतना बोलकर मुखिया जी वहाँ से चले गए। तभी उनकी माँ रोते हुए अपने बड़े बेटे की ओर देखकर बोली, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बेटा, तेरे पिता तुझ पर कितना भरोसा करते थे, तेरा धोखा देखकर उनकी आत्मा तड़प उठी होगी। फिर बड़ा बेटा कहता है, मैं कहना तो नहीं चाहता माँ, पर अब मुझे कहना ही पड़ेगा। अब मैं तुम्हारी और इसकी शकल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूं, तुम स्वयं अपने इस छोटे बेटे के साथ यहाँ से चली जाओ। छोटा बेटा अपनी माँ का हाथ पकड़कर रोता हुआ उस घर से बाहर निकल गया और रात के वक्त वह दोनों भटकने लगे कि तभी वहाँ पर मुखिया जी आकर उन दोनों से बोले कि बहन जी, आपके पति के मुझ पर बहुत उपकार हैं, मैं आप दोनों को ऐसी सड़कों पर नहीं भटकने दूंगा। फिर वह औरत बोली, मैं और मेरा बेटा आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते मुखिया जी। तो मुखिया जी कहते हैं, लेकिन आप दोनों अकेले कहाँ जाएंगे? फिर वह औरत कहती है, जहाँ हमें हमारी किस्मत ले जाएगी, लेकिन हम आपके घर नहीं रह सकते। फिर मुखिया जी कहते हैं, बहन जी, गांव की सीमा पर एकांत में मेरी एक ज़मीन पड़ी है जिसमें एक झोंपड़ी बनी हुई है, आप दोनों चाहो तो वहाँ रह सकते हैं। मुखिया जी की बात सुनकर वह औरत चुप हो गई। उस दिन के बाद वह औरत और उनका छोटा बेटा मुखिया जी की ज़मीन पर बनी हुई झोंपड़ी में रहने लगे। वह औरत अपने छोटे बेटे से बोली, तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें धोखा दे दिया, लेकिन अब तुम्हें कुछ तो करना ही होगा। फिर छोटा बेटा कहता है, चिंता मत करो माँ, मैं अनपढ़ हूँ तो क्या हुआ, मजदूरी तो कर ही सकता हूँ, मैं आपको भूखा नहीं रहने दूंगा। इतना बोलकर छोटा बेटा एक जगह जाकर मजदूरी करने लगा। उधर शाम को अचानक छोटे बेटे के सर पर चोट लग गई। छोटा बेटा घायल हो गया। कुछ लोग उसे लेकर झोंपड़ी में छोड़ गए। फिर घर पर उसकी माँ कहती है, तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई बेटा? तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्रेम करते थे, उन्होंने तुमसे कभी मेहनत का काम नहीं करवाया, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हें इस हाल में देखना पड़ेगा। फिर छोटे बेटा कहता है, तुम रो मत माँ, मैं ठीक हूँ, जरा सी चोट है, ठीक हो जाएगी। माँ उठकर झाड़ियों के पास चली गई।
वहाँ से कुछ पत्तियाँ तोड़कर ले आई और उन पत्तियों को पीसकर अपने बेटे के जख्मों पर मलने लगी। कुछ देर बाद छोटे बेटे को काफ़ी आराम महसूस हुआ। फिर वह बोला, आपने क्या पीसकर मेरे जख्मों पर लगाया? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे चोट लगी ही नहीं थी और ना ही दर्द था। तभी वहाँ मुखिया जी आकर बोले, बेटा, शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारी माँ को जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान है। पहले तुम्हारी माँ जड़ी बूटियों का अचार बनाकर बेचा करती थी। सालों पहले तुम्हारी माँ जड़ी बूटियों का अचार बनाती थी, तब तुम्हारे पिता उसे गांव-गांव जाकर बेचा करते थे। तब उनका छोटा बेटा कहता है, तो फिर माँ ने अचार बनाना क्यों बंद कर दिया? फिर मुखिया जी कहते हैं, तुम्हारे पिता ने फिर दूसरा व्यापार कर लिया, लेकिन तुम्हारे पिताजी को सफल बनाने में तुम्हारी माँ का बहुत योगदान था बेटा। इतना बोलकर मुखिया जी ने उसकी माँ से बोला, बहन, तुम अभी अचार बनाकर क्यों नहीं बेचती? तुम यहाँ पर अचार बनाओ और तुम्हारा बेटा गांव जाकर अचार बेचेगा। उस औरत को मुखिया जी का सुझाव पसंद आया। अगले दिन उसने जंगल में जाकर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ तोड़ ली और उन्हें कड़वे तेल में कुछ मसाले डालकर अचार तैयार किया। वह अपने बेटे से बोली, बेटा, यह कोई मामूली अचार नहीं है, बल्कि जड़ी बूटियों से बना अचार है जो बड़े से बड़े बीमार को भी सही करने में सक्षम है। तुम जब इसे बेचने जाना तो लोगों को इसके बारे में ज़रूर बताना। फिर उनका बेटा एक टोकरी में अचार को भरकर गांव-गांव जाकर बेचता और आवाज़ लगाता है, जादुई जड़ी बूटियों का अचार ले लो, इसे खाओ और स्वस्थ हो जाओ। तभी एक स्त्री उसकी ओर देखकर बोली, अरे भैया, क्या तुम्हारा अचार बाकी जड़ी बूटियों से बना है? तो वह कहता है, हाँ दीदी, इसे मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाया है। फिर वह स्त्री कहती है, भैया, अगर ऐसी बात है तो लो, मुझे यह अचार चाहिए। उसने उस स्त्री को अचार दे दिया और दूसरी जगह जाकर अचार बेचने लगा। शाम को बेटे ने पैसे लाकर अपनी माँ के हाथ में रखे और बोला, माँ, आपने जितना भी अचार बनाया था वह सब बिक गया। फिर माँ कहती है, ईश्वर की कृपा है बेटा, अभी बहुत सारा अचार रखा हुआ है, कल वह सब भी बेच आना। अगले दिन छोटा बेटा अचार बेचने चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कुछ दिन बाद वही स्त्री खुश होती हुई उनकी झोंपड़ी में आ पहुंची और माँ बेटे की ओर देखकर बोली, बड़ी मुश्किल से आपका पता करते करते यहाँ तक आई हूँ भैया। आपने जो मुझे अचार दिया था ना, वह अचार हमारे घर के लिए वरदान साबित हुआ। फिर वह लड़का बोला, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा दीदी। फिर वह स्त्री बोली, मेरे पति को लाइलाज बीमारी थी। डॉक्टर ने बोला, कुछ दिन के ही मेहमान हैं, यह इन्हें सब कुछ खिलाओ। मैंने आपका ही अचार इन्हें खिला दिया और मेरे पति स्वस्थ हो गए। उनकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर खुद हैरान हैं। इतना बोलकर उस स्त्री ने बहुत सारे रुपए उसकी माँ के हाथ पर रख दिए और ढेर सारी दुआएं देकर अपने पति के साथ वहाँ से चली गई। फिर बेटा अपनी माँ से कहता है, अरे वाह माँ, आपके हाथों का बनाया हुआ अचार, जड़ी बूटियों का अचार तो वाकई में जादू निकला। उस दिन के बाद रोज़ हर कोई आकर माँ बेटे को यह बताने लगा कि उनका अचार खाकर वह ठीक हो गया। अब उनका अचार देखते ही देखते आसपास के गांव में जादुई अचार के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तब वह औरत अपने बेटे से बोली, बेटा, अब हमारे पास इतना धन एकत्रित हो गया है कि अब हम अपनी स्वयं की ज़मीन खरीद कर उस पर अच्छा सा घर बनवा सकें। फिर बेटा कहता है, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली माँ, मैं अभी आपसे यही बात कहना चाह रहा था। तब उस औरत ने गांव में ही ज़मीन खरीद उस पर एक बहुत आलीशान मकान बनवाया। दोनों माँ बेटे उस मकान में रहने लगे। कुछ दिनों बाद एक डॉक्टर उनसे मिलने आया और बोला, देखो, मेरी समझ में यह नहीं आता कि आपके अचार में ऐसा क्या है कि बड़े से बड़े लाइलाज मरीज भी सही हो जा रहे हैं। आप अपने अचार में ऐसी कौन सी दवाई मिलाती हैं? फिर वह औरत कहती है, मैं कुछ नहीं मिलाती डॉक्टर साहब, बस मुझे अपने बाप दादाओं से पुरानी जड़ी बूटियों का ज्ञान मिला था। मेरी दादी ने मुझे जड़ी बूटियों का अचार बनाना सिखाया था। बस उन्हीं जड़ी बूटियों का अचार बनाती हूँ और भगवान की कृपा से लोग ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हॉस्पिटल में भी मरीज की देखभाल में योगदान करें।
फिर वह औरत बोली, यह तो मेरे लिए खुशी की बात है। कल से मैं और मेरा बेटा आपके अस्पताल में कुछ समय बिताया करेंगे। डॉक्टर वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद से वह माँ और बेटे दिन का आधा वक्त अस्पताल में मरीजों की देखभाल में बिताने लगे। एक दिन डॉक्टर उस औरत से बोला, बहन जी, जब से आप यहाँ पर आई हैं तब से अस्पताल में मरीजों के स्वास्थ्य में बहुत सुधार आया है। डॉक्टर ने इतना ही कहा था कि तभी एक नर्स दौड़ती हुई डॉक्टर के पास आकर बोली, डॉक्टर जल्दी चलिए, एक पेशेंट आया है, उसकी हालत बहुत नाजुक है। फिर डॉक्टर पूछता है, कौन है पेशेंट? तो नर्स कहती है, एक लड़की है, सिर्फ 13 साल की। डॉक्टर नर्स के साथ उस बच्ची के पास गए। वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि उस औरत की पोती थी। फिर उनका बड़ा बेटा कहता है, डॉक्टर साहब देखिए, पता नहीं इसे क्या हो गया। इसे बहुत दिनों से मेरी बेटी न कुछ खा रही थी न कुछ पी रही थी। फिर डॉक्टर कहते हैं, आप घबराइए नहीं, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर डॉक्टर उनकी बेटी को चेक करने लगे। फिर डॉक्टर कहते हैं, ओ माय गॉड, इस बच्ची की उम्र सिर्फ 13 साल है, पर इसकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि इसे बहुत बड़ा सदमा लगा हो। फिर बड़ा बेटा कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को अपनी दादी और चाचा से बहुत ज़्यादा लगाव था। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं, फिर तुरंत उन सबको भी यहाँ पर बुलाओ, वरना बच्ची का बचना मुश्किल है। फिर बड़े बेटे की पत्नी कहती है, पारिवारिक झगड़े की वजह से हमने इसकी दादी और चाचा को घर से बाहर निकाल दिया था। अब किसी भी तरह मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। उसके कहने पर डॉक्टर ने दोबारा उस बच्ची को चेक किया। तभी डॉक्टर के चेहरे पर मायूसी छा गई। डॉक्टर उस औरत के बड़े बेटे को देखकर बोला, आई एम सॉरी, आपकी बच्ची अभी इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर उस औरत का बड़ा बेटा और बहू फूट फूट कर रोने लगे। वह रोते हुए अस्पताल से बाहर आ गए। उन दोनों के बाहर आते ही डॉक्टर उस औरत के पास चले गए। फिर वह औरत कहती है, क्या हुआ डॉक्टर साहब, आपके चेहरे पर मायूसी कैसी है? फिर डॉक्टर कहते हैं, अब आपको क्या बताऊं बहन जी, एक 13 साल की बच्ची, उसकी डेथ हो गई। फिर वह औरत कहती है, अरे यह तो बहुत बुरा हुआ, क्या नाम था उस बच्ची का? फिर डॉक्टर कहते हैं, उसके पेरेंट्स उसे रानी कहकर बुला रहे थे। रानी का नाम सुनते ही वह दोनों माँ बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर वह औरत कहती है, मुझे जल्दी उसके पास ले चलिए। फिर डॉक्टर पूछते हैं, क्या आप उसे जानती हैं? तो वह औरत कहती है, मुझे डर है कहीं वह मेरी पोती न हो। वह औरत और उसका छोटा बेटा दौड़ते हुए उसके पास गए तो छोटा बेटा उस बच्ची को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। वह औरत अपनी पोती का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। फिर छोटा बेटा कहता है, तुम ऐसे नहीं जा सकती, मैं कुछ दिनों के बाद वैसे ही तुमसे मिलने आने वाला था। तभी वह औरत के चेहरे पर चमक आ गई और वह अपने बेटे से बोली, जल्दी से जड़ी बूटियों वाला अचार लेकर आ, इसकी नब्ज बहुत धीमी है, यह ठीक हो सकती है। छोटा बेटा दौड़ता हुआ जड़ी बूटियों वाला अचार ले आया। उस औरत ने चम्मच से उस अचार को अपनी पोती को चटाते हुए कहा, बेटी आंखें खोलो, मैं तुम्हारी दादी तुम्हें लेने आई हूँ। अपनी दादी की आवाज़ सुनकर उस लड़की को अचानक होश आ गया। अपने सामने दादी को देखकर वह अपनी दादी के गले लग गई। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे बहन जी, मैंने अपने कैरियर में ऐसा पहला केस देखा है। फिर उनकी पोती कहती है, चाचू और दादी, आप दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? अब तो आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। तब उनका छोटा बेटा कहता है, नहीं नहीं बेटा, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। फिर दादी कहती है, और मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूँगी। जा बेटी, बाहर तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं, उन्हें जाकर चुप कराओ और उन्हें बता दो कि ईश्वर की कृपा से अब तू ठीक हो गई है। अपनी दादी की बात सुनकर वह लड़की दौड़ती हुई अस्पताल के बाहर आ गई और पीछे से अपनी माँ और पिता के गले से लिपट गई। उसकी माँ और पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बोलने लगी, हमारी बेटी सही हो गई, हमारी बेटी सही हो गई। फिर उसका पिता कहता है, हाँ, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन यह चमत्कार हुआ कैसे? तभी वहाँ पर डॉक्टर आकर बोले, देखिए, तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई की वजह से ही तुम्हारी बेटी आज जिंदा है। उन दोनों ने पीछे पलटकर देखा तो उनके सामने उनकी माँ और भाई खड़े थे। फिर बड़ा बेटा हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो माँ, शायद मेरे कर्मों की सज़ा मेरी बेटी को भुगतनी पड़ी, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर वह अपने छोटे भाई से बोला, मुझे माफ़ कर दे भाई, आज मुझे समझ में आ गया
इंसान का सच्चा दोस्त उसका परिवार होता है, कागज़ के टुकड़े नहीं। फिर बहू भी हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ़ कर दो माँ जी। माँ बेटे ने उन दोनों को माफ़ कर दिया। उस दिन के बाद वह सब एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।